इंतबा भारतीय बोइंग 737 के अगवा की कहानी पाकिस्तान के उर्दू मैगज़ीन मशरिक में शाया हो चुकी है। क्योंकि ये कार्रवाई जद्दोजहद आज़ादी कश्मीर के लिए की जाने वाली मुख्तलिफ काविशों का एक हिस्सा है, इसलिए हम इसे नौजवान नस्ल तक पहुँचाना ज़रूरी समझते हैं। इसके साथ साथ इदारा ये भी वाज़ेह करता है कि हम किसी भी किस्म के तशद्दुद या अगवा की हरगिज़ हिमायत नहीं करते। अब्दुल हमीद दीवानी पहले से ही गोरीला तरबियत याफ्ता नौजवान थे। उनको खुद साख्ता बम बनाने का तजुर्बा भी था। नीज़ उन्होंने एक खुफिया तरबियत गाह से जहाज़ चलाने की तरबियत भी हासिल की हुई थी, तो वो जहाज़ को चलाने और कंट्रोल करने की महारत भी रखते थे। इन जांबाजों ने किसी तरह एक बंदूक हासिल की जिसे काट कर ऐसा पिस्तौल बनाया गया जो बायक वक्त 12 बोर का कारतूस, 303 की गोली और पिस्तौल का राउंड फायर कर सकता था। खुद साख्ता हथियार मैसर आ गया तो साथियों ने इतराफ़ के गांव से पुराना एल्यूमीनियम ख़रीद कर लाया। तो उन्होंने कई रोज़ की कोशिश के बाद दस्ती बम तैयार कर लिए और यूं मिशन के एक अहम मरहले की तकमील हुई। इब्तिदा में उनका प्रोग्राम पठानकोट के हवाई अड्डे से तैयारा अगवा करना था। इस मकसद के लिए अब्दुल हमीद दीवानी और उसके दो साथी फ़ौजी छावनी तक भी पहुंच गए, मगर ऐन वक्त पर उनके दो साथी बीमार हो गए और इस मंसूबे पर अमल दरामद ना हो सका। इन कश्मीरी नौजवानों के सीने में आग भड़क रही थी और वो किसी ताहीर के बगैर भारतीय इस्तेबदाद को चैलेंज करने के लिए बेचैन थे। चुनाचे उन्होंने फैसला किया कि दिल्ली के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पालमपुर पर किस्मत आजमाई जाए। घर वालों से उनका कोई राब्ता न था। हुर्रियत पसंद तंजीम का हेडक्वार्टर भी उनके इरादों से गाफिल था, मगर वतन अजीज़ की मट्टी उनके दिलों की धड़कन सुन रही थी। अब्दुल हमीद दीवानी के जहन में था कि अगर उनका ये मंसूबा कामयाब हो गया तो वो इसे जमुना ऑपरेशन का नाम देंगे। एक सुबह का जिक्र है कि 6 आज़ादी पसंद नौजवान श्रीनगर से बाजरिया बस जम्मू और फिर पठानकोट पहुंचे। रास्ते में सोचा कि चंडीगढ़ रुकेंगे, मगर यहाँ का हवाई अड्डा छोटा था और बात बिगड़ने का अंदेशा था। खैर, चंडीगढ़ पहुंचकर हमने एक सिख होटल में क़याम किया। होटल के मालिक सिख ने कहा कि हम यहाँ मुसलमानों के लिए खाना फराहम नहीं कर सकते हैं। हमने कहा खाना हम खुद बना लेंगे, बस आप हमें जगह दे दें। उसने कहा फिर ठीक है और हमें कमरा दिखा दिया। हम कमरे में चले गए। एक छोटा सा स्टोव हमारे साथ था। एक दो छोटे छोटे बर्तन भी अपने पास रखे थे। चावल सब्जी बाजार से लाकर हमने खाना बनाया और खाना खाकर सो गए। सुबह सवेरे अपने 2 साथियों को लेकर चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर गया। मेरा ख्याल था कि अगर हमें यहाँ ही कोई शिकार मिल जाए तो हम उसे काबू कर लेंगे। चुनाचे जब चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुँचे तो हम एक कैंटीन में गए। चाय मंगवाई तो ऐसा कुछ मुझे लगा जैसे सारे लोग मेरे इर्द गिर्द आने लगे हैं। जो वहाँ का अमला था मुझसे मुखातिब हुआ, आप किधर से आए हैं, कौन हैं? हमने कहा हम इधर से ही आए हैं, हम चंडीगढ़ से दिल्ली जाना चाहते हैं। बहरहाल उन्होंने कहा यहाँ श्रीनगर से एक फ़्लाइट आती है दिल्ली के लिए, यहाँ से पैसेंजर लेते हैं फिर दिल्ली चली जाती है। तो दिल्ली से भी इसी तरह एक फ़्लाइट श्रीनगर के लिए आती है। तो ये 2 फ़्लाइट्स, एक इधर और एक उधर से आती है और इनका टाइम ये है। मैंने कहा ठीक है। चाय वगैरह हम लोगों ने पी ली और वहाँ से चल पड़े। ये लोग भी हमारे साथ साथ चल रहे थे। बहरहाल मोहम्मद रफ़ीक ने इनको बातों में लगा दिया कि कश्मीर ऐसा है वैसा है, वहाँ फ्रूट है, वहाँ ज़ाफ़रान है वगैरह वगैरह। इस दौरान मैं और ग़ुलाम नबी वहाँ से निकल आए। थोड़ी देर के बाद मोहम्मद रफ़ीक भी हमारे साथ आकर मिल गया। मैंने अपने साथियों को कहा यहाँ हालात बिगड़ने का ख़तरा है, यहाँ कोई भी कार्रवाई करना मुनासिब नहीं, क्योंकि एक ही फ़्लाइट है और सख्त चेकिंग भी होगी, इसलिए हमें दिल्ली जाना पड़ेगा। अब ये सवाल था कि दिल्ली किस तरह जाएंगे। इन नौजवानों ने अपने नाम बदल लिए थे। सैयद अब्दुल हमीद दीवानी ने अपना नाम ग़ुलाम मोहम्मद इख्तियार कर लिया था और ग़ुलाम नबी सरिंदर नाथ और ग़ुलाम रसूल भूषण लाल बन गया था। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने ताज होटल में क़याम किया और सफ़र की थकान उतारने के बाद रिहर्सल शुरू कर दी। रिहर्सल का मकसद ये देखना था कि एयरपोर्ट पर हिफाजती और निगरानी के इंतज़ामात कैसे हैं और इन इंतज़ामात की मौजूदगी में असलहा लेकर जहाज़ तक कैसे पहुंचा जा सकता है।
फैसला हुआ कि दिल्ली बाई ट्रेन जाएंगे। इसी वक्त हमने ट्रेन की टिकटें ली। हमें बताया गया कि यहाँ 7:30 बजे ट्रेन रवाना होगी। हम वापस होटल आए, तैयारी मुकम्मल की। थोड़ी देर बाद होटल वालों से रुखसत हो गए और 7 बजे रेलवे स्टेशन पहुँच गए। स्टेशन पर बहुत ज़्यादा रश था। हर तरह के मुसाफिर प्लेटफार्म पर एक दूसरे से टकराते चल रहे थे। नागवार किस्म की बू हर तरफ फैली हुई थी। ट्रेन आई और लोग शहद की मक्खियों की तरह भिन बनाते हुए ट्रेन की तरफ बढ़े। कोशिश के बावजूद हम ट्रेन के किसी डब्बे के करीब भी ना पहुंच सके तो हमारा खून खोल उठा और गुस्से की हालत में हम स्टेशन मास्टर के कमरे की तरफ बढ़े। इस वक्त ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ी और हमें यूँ लग रहा था कि शायद हम किसी और मुसीबत से दो चार होने वाले हैं। स्टेशन सुपरिटेंडेंट के सामने जाते ही मैं गुस्से से फट पड़ा। मैंने बोला, मुल्क में हंगामी हालात हैं और मुसाफिर फिर भी इस तरह के अजाब में मुब्तला हैं। हम लोगों ने कितनी देर पहले टिकटें खरीदी थी और फिर भी ट्रेन में महज बदनज़मी की वजह से हमें जगह नहीं मिल सकी। आप मुझे कंप्लेंट बुक दें, मैं इसमें अपनी शिकायत रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। मेरे साथी घबरा के इशारे इशारे में मुझे कह रहे थे, ये आप क्या कर रहे हैं? हम किस हाल में हैं, किस मिशन पर जा रहे हैं और आप यहाँ झगड़ा करने पर तुल गए हैं। मगर मैं दिल में कुछ और सोचकर ही ये सब कुछ कर रहा था। मेरा ख्याल था कि अगर किसी जगह कोई गड़बड़ होती है तो शिकायत का ये रिकॉर्ड हमारे लिए मुफीद साबित हो सकता है और हमारे बारे में एतमाद को तक़वियत मिल सकती है। मैंने असरार किया तो कंप्लेंट बुक लाई गई। मैंने उस बुक में अपनी शिकायत दर्ज की और ये रिकॉर्ड आज भी चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन पर मौजूद होगा। मैंने रजिस्टर में लिखा कि चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का निज़ाम बहुत ख़राब है, मुसाफिरों को बहुत तकलीफ़ होती है। हुकाम इस बात का सख्ती से नोटिस लें। शिकायत के इंदराज के बाद हमने टिकटों के पैसे वापस लिए और बड़बड़ाते हुए स्टेशन से बाहर निकल आए। उस वक्त भी कहीं निगाहें हमारा ताक़ुब कर रही थी, मगर अभी तक किसी को ये इल्म ना हुआ था कि हम लोग कौन हैं और हमारी मंजिल कौन सी है। चूँकि हम होटल से एक बार रुखसत होकर निकले थे तो इसलिए दोबारा इस होटल में जाना मुनासिब ना समझा और हम एक और सिख सराय में आ गए। वहाँ भी हमने खुद को फ्रूट मर्चेंट ज़ाहिर किया और फलों की टोकरियों को इस तरह आगे ले लिया जैसे हम उनकी हिफाजत कर रहे हैं। रात आराम से गुजर गई और प्रोग्राम रात को ही तय हो गया। अब बस के ज़रिए ही दिल्ली का रुख किया जाएगा। सुबह 4 बजे हम दिल्ली जाने वाली बस अड्डे पर पहुंच चुके थे। चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए जितनी भी बसें चलती हैं वो सब सिखों की हैं। चुनाचे बसों में सिगरेट नोशी नहीं होती। हमने भी सिखों की इस रवायत को पेश नज़र रखते हुए सिगरेटों की डब्बियाँ सामान में बांध लीं। एक अहम बात चंडीगढ़ से दिल्ली तक बसों के ज़रिए सफ़र की ये है कि रास्ते में इस तरह मटकों में भरी मिलती है कि जैसे पानी दस्तयाब है। बस के अंदर भी कभी कभी मटके दिखाई दिए जाते हैं। हम भी दूसरे मुसाफिरों के साथ बस में बैठ गए। ना जाने क्यों सिखों से भरी हुई इस बस में मुझे मेरी छठी हिस्स एक अनजाने ख़तरे से आगाह कर रही थी। बस चलते चलते एक स्टॉप पर रुक गई। कुछ सिख उतरे और कुछ मज़ीद सिख सवार हो गए। सवार होने वाले सिखों में से एक सिख ने बस के पायदान पर कदम रखा ही था कि सबको महसूस हो गया कि इस सिख ने बहुत शराब पी रखी है। मैं बस की इस सीट पर बैठा हुआ था जिस पर सवार होने वाले हर शख्स की पहली निगाह पड़ती थी। शराब के नशे में धुत सिख ने मुझे देखते ही हल्का सा कहकहा लगाया और बोला, ओहो, ये शख्स तो पाकिस्तान से आया है, भारतीय मुसलमान नहीं है। और ये सामान क्या है? हम सब के दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगे। मेरा दिल डूबने लगा, पर मैंने मसनूई मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई, खुद को संभाला और कहा कि भई हम कश्मीर के रहने वाले हैं। ये नहीं देखता हम फ्रूट मर्चेंट हैं और दिल्ली जा रहे हैं इसका सौदा करने के लिए। उसने कहा, एक खा सकता हूँ? मैंने कहा, लो 2 खा लो, एक ही क्यों? मैंने टोकरी से एक सेब निकाल कर उसको दिया। उसी वक्त उसने ये सेब खाया और उसकी दाढ़ी के ऊपर उसका रस गिरने लगा है। तमाम सिख उसकी तरफ देख रहे हैं।
ترش سیب کھانے کے بعد اس کو شراب کا نشہ کچھ کم ہو گیا تو وہ کہنے لگا کشمیری ہمارے بھائی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ راستے میں وہ سکھ ایک مقام پر اترا تو جاتے وقت معذرت کی۔ ہم دہلی 4 بجے پہنچے۔ سب سے پہلے ایک ہوٹل میں گئے، وہاں سامان رکھا، کچھ کھانا کھایا، پھر ایک ساتھی کو لے کر میں نے کہا کسی ایسے ہوٹل کی تلاش کریں جہاں ہمیں کوئی ایسا کمرہ ملے جہاں ہم اپنی تیاری بھی کر سکتے ہیں۔ تمام شہر میں ہم پھرے، جامع مسجد کے قریب قریب تمام ہوٹل بک تھے اور ہوادار کمرہ کوئی نہیں تھا۔ گرمیوں کا موسم تھا۔ بہرحال تاج ہوٹل جامع مسجد کے سامنے ہی ہے، ہم وہاں چلے گئے۔ میرے ساتھی نے کمرے کے بارے میں معلوم کیا تو ہوٹل میں کوئی کمرہ خالی نہیں ہے۔ ہوٹل والوں نے کہا ایک تہہ خانہ ہمارے پاس ہے۔ جو ہی اس نے تہہ خانے کا نام لیا تو میں خوش ہو گیا۔ دل میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے، میں نے کہا وہ مجھے دکھاؤ، دیکھتے ہیں کہ کیسا ہے۔ ہوٹل کا ایک آدمی ہمارے ساتھ چلا۔ تہہ خانہ دکھانے کے لیے نیچے سیڑھیاں اترنی تھی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے میں نے اس ملازم کو کہا یہاں گرمی ہے۔ اس نے ہم کو کہا ہم آپ کو ایک فین بھی دیں گے۔ اس پر بھی خوش ہوا اندر سے، پر اس کو مطمئن کرنے کے لیے ان کو میں نے کہا جب کوئی اور جگہ نہیں تو ہم ادھر ہی گزارا کر لیں گے۔ میں نے تہہ خانہ لیا، 50 روپے یومیہ۔ میں اپنے ساتھیوں کے پاس گیا، میں نے ان کو صورتحال بتائی تو وہ بھی خوش ہوئے۔ وہ آئے اور انہوں نے بھی دیکھا تو ہم تہہ خانے میں منتقل ہو گئے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ شام کی نماز ہم نے ان کے ساتھ ہی پڑھی کیونکہ یہ بھی مسلمان تھے۔ اس سفر کے دوران ہم باقاعدہ برابر روزے رکھ۔ جب ہم لاہور ایئرپورٹ پر پہنچے تب بھی ہمارا روزہ تھا۔ ہوٹل پر پہنچتے ہی میں نے سوچا پہلے ہم ایک ریہرسل کر لیتے ہیں۔ جب تک ریہرسل نہیں ہوگی ہم اس بات کو نہیں سمجھ سکیں گے کہ جہاز میں کن مراحل سے گزرنا ہوگا اور جہاز میں اسلحہ کیسے پہنچایا جا سکتا ہے۔ میں خود ایئرپورٹ پر گیا اور آگرہ کی 2 ٹکٹیں لیں اور محمد رفیق کو ساتھ لیا، باقی 4 ساتھیوں کو تاج ہوٹل میں ہی رہنے دیا۔ میں نے کچھ سامان بھی ساتھ رکھا تھا اور کچھ بسکٹ کے ڈبے اور کچھ سگریٹ کے ڈبے رکھے تھے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کس طرح کی تلاشی ہوگی جہاز میں اور سامان کس طرح جہاز میں لے جا پائیں گے۔ کل صبح 7 بجے کی فلائٹ ہمیں ملی۔ ساتھیوں کو بتایا کہ اگر ہم پکڑے گئے تو ہم ایک دوسرے کا نام نہیں لیں گے۔ ہم ایئرپورٹ پر پہنچے تو چیکنگ کے مراحل سے گزرتے ہوئے آگرہ روانہ ہو گئے۔ اس دوران ہم جان ہتھیلی پر لیے تھے اور دل بھی معمول سے کچھ زیادہ ہی دھڑک رہا تھا۔ میں نے جان لیا کہ چیکنگ کے مراحل سے ہم کیسے گزریں گے۔ ہم آگرہ پہنچے اور آگرہ میں ہم نے آدھا گھنٹہ قیام کیا اور قریب ہی ایک بس اڈا تھا، وہاں پر ہم نے زیادہ وقت ضائع نہیں کیا، ہم دہلی کی بس میں بیٹھ گئے۔ میرا ساتھی محمد رفیق کہہ رہا تھا تاج محل کو ایک نظر دیکھ لیں کیونکہ جس بس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس میں سے دور سے تاج محل نظر آتا تھا۔ اس نے کہا قریب جاتے ہیں۔ میں نے کہا اتنا ٹائم نہیں ہے، ہم اس وقت کسی اور حالت میں ہیں، وہاں جانا ٹھیک نہیں رہے گا۔ بہرحال ہم صبح 9 بجے آگرہ سے بس میں بیٹھ گئے اور شام 4 بجے ہم دہلی واپس پہنچ گئے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پروگرام بنا لیا کہ ہم اچھی طرح جہاز میں جا سکتے ہیں۔ آج کا دن اور کل کا دن آپ خوب آرام کریں۔ آج 8 ستمبر 1976 کا دن ہے، کل 9 ستمبر ہے، پرسوں 10 ستمبر ہے، 1976 کا دن ہے، جمعۃ المبارک ہے، 15 رمضان المبارک ہے۔ اس دن ہم ایسا آپریشن کریں گے جس کے لیے ہم اتنے پاپڑ بیل رہے ہیں۔ اس کا وقت آ گیا ہے، لیکن کچھ وقت سو لو، آرام کرو، معلوم نہیں کتنا جاگنا ہوگا۔ میں اپنے خیالوں میں گم تھا، یاد آیا کچھ چیزیں بھی فروخت کرنی ہیں، میں وہ فروخت کر کے آتا ہوں۔ 9 ستمبر رات میں نے اپنے 2 ساتھیوں غلام نبی اور محمد رفیق کو دہلی پالم ایئرپورٹ بھیجا کہ بمبئی کے لیے 6 ٹکٹیں لائیں۔ انہوں نے ٹکٹیں لائیں۔ جب میں نے ٹکٹیں دیکھی تو مجھے سیٹ لائن کا بھی پتہ چل گیا کہ کہاں کہاں ہماری سیٹیں ہیں۔ اس حساب سے میں نے اپنے ساتھیوں کو تیار کیا کہ جہاز میں آ کر ہم اس طرح سے بیٹھیں گے جب ہم نے ایسا آپریشن کرنا ہے، کون اس وقت کہاں پر کھڑا ہوگا۔ سب نے اپنا اپنا کام سمجھ لیا۔
رات کو ہی میں نے ایک ٹیکسی والے کو پیسے دیے کہ صبح اتنے بجے تاج ہوٹل کے گیٹ پر تم ہارن بجانا، ہم تیار ہوں گے، ایئرپورٹ پہنچنا ہے۔